अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है। एक सल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व है और सॉल्यूशन बना चुका है और हम सल्यूट को उस सॉल्यूशन से निकालना चाहते हैं, तो हम उस सॉल्यूशन के अंदर एक न्यू सॉल्वेंट पुट करेंगे। शराइत ये हैं कि सॉल्यूशन में मौजूद पहला सॉल्वेंट और उसमें एडेड सेकंड सॉल्वेंट आपस में हल ना हों। अगर दो सॉल्वेंट्स आपस में हल हो जाएं तो इन्हें मिसिबल सॉल्वेंट्स कहते हैं, और अगर दो सॉल्वेंट्स यानी लिक्विड्स एक दूसरे के अंदर हल ना हों तो उनको इमिसिबल सॉल्वेंट्स यानी इमिसिबल लिक्विड्स का नाम देते हैं। तो यहाँ शर्त ये है कि दोनों सॉल्वेंट्स एक दूसरे के अंदर इमिसिबल हों यानी गैर हलशुदा हों। यानी अगर पहले सल्यूट पानी के अंदर हल है और सॉल्यूशन बना चुका है तो हम उसमें आयल डालें। आयल तो पानी में हल नहीं होता, तो ये एक शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि सल्यूट जो पहले सॉल्वेंट में हल था उसकी बनिस्बत दूसरा सॉल्वेंट जो ऐड करेंगे तो दूसरे सॉल्वेंट में सल्यूट पहले सॉल्वेंट की बनिस्बत ज़्यादा हल होना चाहिए। ये दो शराइत पूरी होंगी तब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक एप्लीकेबल होगी। आपकी टेक्स्ट बुक कहती है, इसका पेज 34 निकालेंगे। According to this technique, a solute can be separated from a solution by shaking the solution with a solvent in which the solute is more soluble and the added solvent does not mix with the solution। कि यानी हमने सॉल्यूशन से सल्यूट निकालना है तो सॉल्यूशन में एक न्यू सॉल्वेंट डालेंगे और सल्यूट न्यू सॉल्वेंट के अंदर पहले की बनिस्बत ज़्यादा हल होगा और दूसरा सॉल्वेंट सॉल्यूशन के पहले सॉल्वेंट में हल नहीं होगा। इसको यूं भी डिफाइन किया जा सकता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आल्सो कॉल्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। एब्रीविएशन है इसका LLE। एंड पार्टीशनिंग, पार्टीशन कहते हैं जुदा होना, डिस्ट्रीब्यूट होना, तकसीम होना। इज़ अ मेथड टू सेपरेट द कंपाउंड्स बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज इनटू डिफरेंट इमिसिबल सॉल्वेंट्स। दो सॉल्वेंट जो एक दूसरे के अंदर हल ना हो उनमें सल्यूट जो है यानी कंपाउंड्स जो है वो एक सॉल्वेंट में दूसरे सॉल्वेंट के मुकाबले में कितना हल है, इस बुनियाद पे इनको हम जुदा करते हैं। तो दूसरे सॉल्वेंट में वो ज़्यादा हल होना चाहिए। इसकी बुनियाद क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक इसका दूसरा नाम है पार्टीशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं तकसीम होने को, पार्टीशन का मतलब भी तकसीम होना ही होता है। द सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एडेड अमाउंट ऑफ द सल्यूट। जो सल्यूट होता है अपने आप को दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, तकसीम कर लेता है। ऐसे दो सॉल्वेंट्स, जैसे ये एक सॉल्वेंट है, ये ऊपर एक और सॉल्वेंट है, ये जो पार्टिकल्स हैं कुछ इसमें रह गई, कुछ इसमें शिफ्ट हो गए। तो दोनों सॉल्वेंट्स जो एक दूसरे के अंदर हल नहीं होते, सल्यूट इन दोनों सॉल्वेंट्स में अपने आप को तकसीम कर लेता है। कुछ इसमें रह जाएगा और बेशतर इसमें मुंतकिल हो जाएगा। इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एडेड अमाउंट ऑफ द सल्यूट। और सल्यूट की जो तकसीम है ये कांस्टेंट रेशो के साथ होती है और सल्यूट कितना डाला गया है इस पे डिपेंड नहीं करती। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये एक हमारे पास सॉल्वेंट है जो ब्लू कलर से शो किया गया है, इसमें दूसरा सॉल्वेंट है जो पेल कलर में शो हो रहा है। ये जस्ट शो करने के लिए, समझने के लिए हैं रफ से कलर्स। सल्यूट कुछ इसमें रहेगा, कुछ इसमें रहेगा। हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये एक्वस लेयर है, पानी वाली लेयर ये है, और ये जो ऊपर वाली लेयर है
ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने डाला था ईथर वगैरह वो है। तो K इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट आपके बुक के मुताबिक। D भी बाज़ हायर बुक्स में लिखा हुआ है, इट मीन डिस्ट्रीब्यूशन K फॉर कांस्टेंट इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द एक्वस फेज। एक्वा कहते हैं पानी को। पानी वाली फेज में सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है, क्या इर्तिकाज़ है इसका, क्या इसकी मोलैरिटी है, या सिंपली हम देख सकते हैं कितनी मिकदार है इसकी। और ऑर्गेनिक फेज ये जो है इसके अंदर सॉल्यूट की कितनी मिकदार है, दिस ओवर दिस, इसको कहते हैं रेशो। ये जो रेशो है ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और सॉल्यूट हमने कम डालें या ज़्यादा डालें ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये बात बड़ी अहम है, कम समझ आती है लेकिन बड़ी आसान सी है। आप थोड़ी सी इस पर तवज्जो देंगे, फोकस करने से ये बात क्लियर हो जाती है। फ़र्ज़ करते हैं हमने 6 मिलीग्राम यहाँ सॉल्यूट डाला था, 6 में से 3 मिलीग्राम यहाँ पे एक्वस लेयर में रह गया, और 6 मिलीग्राम जो डाला था उसमें 2 मिलीग्राम एक्वस लेयर में रह गया और 4 मिलीग्राम ऑर्गेनिक लेयर में इस तरफ मुंतकिल हो गया। 4 मिलीग्राम यहाँ पे ऑर्गेनिक फेज में ओवर 2 मिलीग्राम एक्वस लेयर में। 4/2 रेशो क्या बनेगी, 2:1। अब इसकी बजाय हम इसमें 9 मिलीग्राम सॉल्यूट डालें तो यहाँ एक्वस लेयर में 3 मिलीग्राम रहेगा और 6 मिलीग्राम यहाँ ऊपर वाली लेयर यानी ऑर्गेनिक लेयर में मुंतकिल हो जाएगा। 6 मिलीग्राम यहाँ पे, 3 मिलीग्राम यहाँ पे, 6/3 ये बनेगा 2:1। यानी रेशो ये कांस्टेंट रहती है, चाहे सॉल्यूट कम डाला जाए सॉल्यूट ज़्यादा डाला जाए। तीसरी एग्जांपल ले लें, अगर इफ़ वी पुट हियर 12 मिलीग्राम सॉल्यूट then 4 milligram will remain in the aqueous layer and 8 milligram will shift to the organic layer. Here 8, while in denominator we will have to put 4 milligram. 8/4 it will become 2/1. Ratio always remains same. ये आपके पास जो डायग्राम नज़र आ रही है ये बेसिकली है सेपरेटिंग फनल की। सेपरेटिंग फनल, इसमें वाटर के अंदर हमने सॉल्यूट डाला हुआ था, फिर बाद में एक ऑर्गेनिक लेयर डाल दी। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड भी डाल सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये पानी से भारी होता है, ये नीचे रहेगा और वाटर ऊपर रहेगा। हाँ, अगर हम ईथर डालें तो ईथर पानी की बनिस्बत हल्का होता है, यानी लेस डेंसर होता है, तो ईथर ऊपर रहेगा और वाटर नीचे रहेगा। ये केस टू केस डिपेंड करता है डेंसिटी पे। आपकी चूँकि लेटेस्ट टेक्स्ट बुक में ईथर है तो वो ऊपर है। अगर आप ओल्ड टेक्स्ट बुक देखेंगे तो वहाँ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वो चूँकि वजनी होगा वो नीचे चला जाएगा। बहरहाल आप न्यू टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे तो इसको ऊपर से लिड लगा लेंगे और इसको दोनों तरफ से पकड़ के खूब शेक करेंगे। शेक क्यों करते हैं, तो ये बात अक्सर एग्ज़ाम में MCQs के तौर पर पूछी जाती है। आप टेक्स्ट बुक को गौर से पढ़ेंगे तो इसका जवाब ये है कि टू इंक्रीज़ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, जब इसको बहुत ज़्यादा शेक करेंगे तो ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, वो नीचे आएंगे, तो एक दूसरे के अंदर इनको कॉन्टेक्ट करने का, एक दूसरे के साथ टच करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। लिहाजा सॉल्यूट एक लेयर से दूसरी लेयर की जानिब तेज़ी से कम वक्त के अंदर मुंतकिल हो जाएगी। अब हम देखते हैं हमारी आज की एग्जांपल में सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्यूट हमने लिया है आयोडीन I2, ये वाटर के अंदर हल होना चाहिए। यहाँ पे एक रूल यूज़ होना है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। इसका मतलब है कि एक जैसे सॉल्यूट्स एक जैसे सॉल्वेंट्स के अंदर हल होते हैं, यानी सॉल्यूट अगर पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में हल होगा, और सॉल्यूट अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होना पसंद करेगा। ये आपके पास वाटर है, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है, लिहाजा ये मॉलिक्यूल हो गया पोलर। वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल बट I2 आयोडीन इज़ नॉन पोलर। नॉन पोलर होने की वजह से ये पानी के अंदर हल नहीं होता, या अगर हल नहीं है तो पहले इसको हल होना चाहिए।
हल होना चाहिए, लिहाजा हम थोड़ा सा इसमें पोटाशियम आयोडाइड डालेंगे। पोटाशियम आयोडाइड इज आयनिक कंपाउंड, इट आयोनाइजेज इनटू द वाटर, इन द वाटर लाइक K पॉजिटिव I नेगेटिव। तो I नेगेटिव जो है ये I2 से रिएक्ट करता है और इसको I3 नेगेटिव ट्राई आयोडाइड आयन में कन्वर्ट कर देता है। इसको बेसिकली लिखना चाहिए था रिवर्सिबल रिएक्शन, एक एरो यहाँ पे, एक एरो यहाँ पे, इन्वर्टेड एरो, ये आप इसकी करेक्शन कर लेंगे। ये I2 प्लस ये I नेगेटिव गिव्स अस I3, I और इसके ऊपर ओवरऑल तौर पर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसको हम यू शो कर सकते हैं आयोडीन आयोडीन आयोडीन। ये नेगेटिव चार्ज, ये क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसको ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन करने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आयोडीन के ऊपर इसके स्ट्रक्चर जो हैं वो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जब 6 को पढ़ के दोबारा आप इसको टॉपिक को देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको वाज़ेह हो जाएगा। तो ये I3 नेगेटिव जो है, इस नेगेटिव I3 नेगेटिव ट्राई आयोडाइड आयन, इसको वाटर का जो पॉजिटिव पोल्स हैं H पॉजिटिव, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब ये पानी में हल हो गया। तो क्वेश्चन ये है, व्हाई वी ऐड पोटाशियम आयोडाइड इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो आंसर ये है कि I2 वाज इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द रूल लाइक डिजॉल्व लाइक, बिकॉज I2 इज non-polar while the solvent water is polar. To make it water soluble, we added potassium iodide, which converts into potassium ion, iodide ion. Iodide ion reacts with the I2, converts it into I3 negative, and hence I3 negative is water soluble due to its negative charge, which is attracted by the positive pole of the water, I mean H positive, H slide positive parts of the or poles of the water molecules। तो ये पानी में हल हो गया। अब जब इसको हमने फनल के अंदर डाला और फनल को शेक किया, तो फनल को जो ही शेक करेंगे, ये अगर हमारे पास एक्वस लेयर है और ये हमारे पास सपोज ईथर लेयर है, या इसको समझ लें, नीचे वाली को समझ लें, ये हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 लेयर है और ऊपर वाली वाटर लेयर है। तो इस तरीके से समझने से तो ये जो है एक फार्म से दूसरी फार्म में तेज़ी से मुंतकिल होगा। कैसे मुंतकिल होगा? ये एक्वस लेयर, ये दूसरा जो सॉल्वेंट डाला था वो लेयर, यानी CCl4 या आयोडीन जो भी लेयर समझ लें, सॉरी ईथर लेयर, तो ये यहाँ से इस तरफ मुंतकिल होगा, तेज़ी से मुंतकिल होगा। अब I2 जो है ये मुंतकिल होगा किस में? CCl4 में। CCl4 इज़ नॉन पोलर वाइल वाटर इज़ पोलर। वाटर के अंदर वो I3 नेगेटिव की फॉर्म में रहेगा, एक्वा वाटर को कहते हैं, एक्वस लेयर में I3 नेगेटिव की फॉर्म में, और जो I2 की शक्ल में बदलेगा वो CCl4 में हल होता जाएगा। तो ये ज़्यादा मिकदार CCl4 में चली जाएगी इसकी I2 की फॉर्म में बदल के। तो इसके अंदर वाटर के अंदर इसका कलर था ब्राउन, ब्राउन कलर वाज ड्यू टू I3 नेगेटिव, while in CCl4 और ईथर इट्स कलर इज़ पर्पल, जामनी कलर होगा। ये क्यों होगा? I2 की वजह से। I3 नेगेटिव का कलर ब्राउन है और I2 का कलर पर्पल है। ये स्ट्रक्चर के अंदर चेंज की वजह से इसका कलर भी चेंज हो जाता है। और जब हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, तो इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता चलेगा कि जब वाटर लेयर, एक्वस लेयर जो है ये फेड होना बंद हो जाएगी, यानी मध्यम होना बंद हो जाएगी, और जो ऑर्गेनिक लेयर है, ऑर्गेनिक फेज है, ये शोख होना बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, क्योंकि इसमें तो पहले आयोडीन थी ही नहीं, एक्वस लेयर से ऑर्गेनिक लेयर की तरफ ये मूव कर रही है। जितना आयोडीन ज़्यादा आता जाएगा इसका कलर उतना डार्क होता जाएगा, और जितनी ऐसे आयोडीन निकलती जाएगी इसका कलर मध्यम पड़ता जाएगा। जब इसका मज़ीद कलर मध्यम नहीं होगा, इसका मतलब है कि इसमें से आयोडीन मज़ीद दूसरी लेयर में ट्रांसफ़र नहीं हो रही, और जब इसका कलर मज़ीद डार्क होना एंड हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि इसमें मज़ीद आयोडीन नहीं आ रही।
तो इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, यही मकसूद था। अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से इस टैप को खोलेंगे, इस टूटी को खोलेंगे और नीचे इसके रखेंगे बीकर, तो ये नीचे वाली लेयर जब मुकम्मल तौर पर उसमें मुंतकिल हो जाएगी हम इसको ऑफ कर देंगे और फिर दूसरा बीकर रखेंगे, ऊपर वाली लेयर भी इसमें ले लेंगे। जो ऑर्गेनिक लेयर है दैट मस्ट बी वोलाटाइल, यानी रूम टेम्परेचर पे उसके बुखारत बने और थोड़ी देर में उड़ जाएं, जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल वगैरह जैसे सिपरेट होती है, ये चीज़ें भी उड़ जाती हैं, वो चीज़ें उड़ जाएंगी, सॉल्वेंट उड़ जाएगा और जो उसके अंदर सल्यूट मौजूद है वो उस बर्तन के अंदर रह जाएगा। इस तरीके से हम सल्यूट को एक्वस लेयर से निकाल कर ऑर्गेनिक लेयर में मुंतकिल करते हैं। ऐसी ऑर्गेनिक लेयर जो वोलाटाइल होती है, तो जब उसमें मुंतकिल हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे रखने से वो उड़ जाएगी और उसके अंदर सल्यूट पीछे से बाकी बचा होगा। तो सवाल ये है कि जो पानी था उसी को ही हम हीट कर लेते, पानी उड़ जाता, पीछे सल्यूट रह जाता। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसको आप एक्सरसाइज में से MCQs निकालेंगे। MCQs नंबर 4 है, वो ये है कि ये टेक्निक हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास जो सल्यूट है, कंपाउंड है, वो वोलाटाइल हो और थर्मली अनस्टेबल हो, यानी हीट करने पे जो सल्यूट है, जो सॉलिड जो ज़रा पार्ट्स हल थे एक्वस लेयर में, हीट करने पे वो खुद ही वेपर्स बन के उड़ जाते हैं, जैसे आयोडीन वगैरह, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट टॉपिक में क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ी थी, ये सब्लिमेट हो जाती है, तो ये तो खुद ही उड़ जाएगी हीट करने पे, लिहाजा हम इसको हीट नहीं कर सकते। पानी भी उड़ जाएगा, आयोडीन भी उड़ जाएगी, लिहाजा इसको किसी ऐसी फेज़ में मुंतकिल करें जो हीट करने के बगैर उड़ जाए, वो सिर्फ सॉल्वेंट उड़ जाएगा और सल्यूट उसके नीचे बाकी रह जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट I2 CCl4 में है, ये ऑर्गेनिक फेज़ है और इसमें I2 हल है, और एक्वस फेज़ में क्या है, ट्राई आयोडाइडाइन I3 नेगेटिव हल है। इस तरीके से हम इस रेशो को भी लिखेंगे और इस पूरे को हम अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।